हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करें। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, प्रियंका है, प्रियांशु है, सारे को तहे दिल से नमस्कार दोस्त। और अच्छी तरह से आप लोग क्या करें, सबसे पहले आप लोग शेयर करने का प्रयास करें। और आवाज़ जा रहा है तो अच्छी तरह से आप लोग शेयर करने का प्रयास करें। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से सबसे पहले आप लोग शेयर करने का प्रयास करें। और आज से इतिहास आपका डेली चलेगा। आप लोग के बार बार कमेंट में यही डला रहा था कि प्राचीन इतिहास को पढ़ाइए, प्राचीन इतिहास को समझाइए। तो आज वही चलने वाला है, प्राचीन इतिहास। आज का दिन खास दिन है, जो बजरंगबली का दिन आज माना जाता है मंगलवार को। और आज का ही दिन उद्घाटन किया जा रहा है प्राचीन इतिहास। और ये क्लास आपको डेली मिलेगा और ये टाइम आप लोग को याद करना है और जुड़ने का प्रयास करना है ये टाइम में। और पर डे आपको क्लास करना होगा, तभी अच्छी तरह से समझ में आएगा चला, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। एक दिन भी अगर क्लास मिस किए ना तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। इसीलिए क्लास डेली करना है कि अच्छी तरह से समझ में आती रहे। और आप लोग जब भी पढ़ने के लिए बैठें, जब लाइव में जुड़ जाते हैं ना, तो आप लोग अच्छी तरह से क्या करें, कॉपी लेकर ही बैठने का प्रयास करें। कॉपी और पानी साथ में लेकर और टेबल कुर्सी पर बैठ जाएं और अच्छी तरह से पढ़ाई को आनंद लेना है। जब पढ़ाई में आनंद आ जाएगा ना तो रिजल्ट भी आपका आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है दोस्त। और आज वही पल जो है ना, प्राचीन इतिहास को समझना है। छोटे छोटे पॉइंट और बड़े बड़े जितने पॉइंट हैं ना, मैं क्लियर कराते हुए चलेंगे और आप लोग को अच्छी तरह से समझाते हुए चलेंगे। और हर एक पॉइंट समझना है कि ताकि जो ये चैप्टर प्राचीन इतिहास चल रहा है ना, इससे एक प्रश्न ना छूटे, इस तरह से आपको पढ़ना है। तो आज प्राचीन इतिहास पर ही चर्चा किया जाएगा और समझा जाएगा 750 ईस्वी के पूर्व जो है ना कहानियाँ, उसको आज समझा जाएगा बारीकी से और सबसे आसान भाषा में समझा जाएगा। बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। और जिनको अगर पीडीएफ लेना है ना, खुद का लिखा हुआ पीडीएफ, तो 9503755827 पर आप कॉल करें और मेरा टीम आपको प्रोवाइड करा देगा। और डेली दोस्त ये टाइम में आप लोग उपस्थित हो जाएं, ताकि हाँ बिल्कुल 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 फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना चला, उस तरह से आप लोग शेयर कर दें। तो चलते हैं धीरे धीरे कदमों की तरह और आप लोग समझते हुए चलेंगे, प्राचीन इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना है कि इतिहास बीती हुई घटना को हम लोग चला इतिहास कहते हैं। अतीत के काल को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अतीत के काल को फिर से अध्ययन करना ही हम लोग इतिहास कहते हैं चला। तो आइए ना हमारे बिहार में इतिहास क्या है, ये तो अच्छी तरह से बीता हुआ पाठ को फिर से पढ़ लेना ही इतिहास कहते हैं। कुछ साक्ष्य को पढ़ लेना ही इतिहास कहते हैं।
तो आज वही पल्ले आ गया है, इतिहास को कैसे पढ़ना है, कैसे आपको ख़त्म करना है, कैसे पार्ट आपको डिवाइड करके पढ़ना है, ये सब आज क्लियर करा देंगे। लुसेंट छूना नहीं पड़ेगा चेला, याद करना है। जब हमसे जुड़ गए हैं ना तो लुसेंट को आपको छूना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहानी के दौड़ पे याद करते हुए चलना है। तो आज इतिहास को समझेंगे और इसको पढ़ने के लिए इतिहास को 3 भागों में डिवाइड है। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। पहला भाग में प्राचीन इतिहास, दूसरा भाग में समझना है मध्यकालीन इतिहास, तीसरा में समझना है चला आधुनिक इतिहास, इतना आपको समझते हुए चलना है, हर एक पल को समझना है। प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना है, क्या क्या आपको जानकारी प्राप्त करना है, ये सब आपको आज क्लियर करा देंगे। और आज ही नेक्स्ट दिन जो है ना दोस्त, मध्यकालीन, जब प्राचीन इतिहास खत्म कर देंगे ना, इसके बाद में आपको मध्यकालीन इतिहास पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद में आधुनिक इतिहास पढ़ाएंगे। कब? जब मध्यकालीन इतिहास समाप्त हो जाएगा ना तब। अब ध्यान देंगे, हर एक पल को समझने का प्रयास करेंगे। प्राचीन इतिहास में 750 ईस्वी के पूर्व वाला कहानी की घटना, पढ़ना है। और वही आपका जो है ना प्राचीन इतिहास कहलाता है। प्राचीन इतिहास क्या है? तो साफ साफ कहना है कि 750 ईस्वी के पूर्व जो घटना हुए हैं उसको हम लोग प्राचीन इतिहास के नाम से जानते हैं। जो भी इनके कार्यकाल 750 से हुआ है उसका प्राचीन इतिहास के काल में जाना जाएगा। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है, तो 750 ईस्वी से पूर्व में नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध का भी इसी में विवरण पढ़ना है। अब समझेंगे मध्यकालीन इतिहास में कि 750 ईस्वी से 1750 ईस्वी के पूर्व ईस्वी के बीच की घटना को मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। ये भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे चला कि 750 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच की घटना के मध्यकालीन इतिहास के जानकारी प्राप्त करते हैं। और कह सकते हैं ना कि मध्यकालीन इतिहास तो उसे कहते हैं जो 750 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच की घटना को हम लोग मध्यकालीन इतिहास के नाम से जानते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। आधुनिक इतिहास के बारे में जानकारी लेना है ना चला,
तो आपको यही बात याद करना है कि 1750 ईस्वी के बाद वाला घटना को आधुनिक इतिहास कहते। आप लोग को अच्छी तरह से नोट करते हुए चलना है कि 1750 ईस्वी के बाद वाला घटना को आधुनिक इतिहास कहते। यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में ही आ गया होगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, और इतिहास को इतने भागों में बांटकर हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। तो पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास करके हम लोग अलग अलग पढ़ते। तो वही आज पढ़ना है, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी लेना है। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है, हर एक पॉइंट को समझते हुए चलना है, ताकि जब लोग बदल सकते हैं चला तो आप क्या चीज़ें। तो आइए ना, हमारे बिहार में ये जो है ना प्राचीन इतिहास भी आपको 3 भागों में डिवाइडेड है। और कैसे कैसे हम लोग को पढ़ना है, पढ़ने के लिए तो हम सिखाएंगे। भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4 भागों से हम लोग प्रचलित करते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से चला स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ, बहुत अच्छी तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कब? जब हम बोलेंगे ना चला तब। प्रथम में पढ़ना है धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। सेकंड में पढ़ना है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। इसमें पढ़ना है विदेशी यात्री, विदेशी यात्री। और इसमें पढ़ेंगे पुरातत्व, पुरातत्व। 4 भाग में डिवाइडेड कर दिए मैंने आपका प्राचीन इतिहास के, है कि ना। अब ध्यान देना है, हर एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए अब हो गया। अब समझना है चला कि धर्म ग्रंथ में क्या क्या पढ़ना है, ऐतिहासिक ग्रंथ में आपको क्या क्या पढ़ना है, और विदेशी यात्री में आपको क्या पढ़ना है, और पुरातत्व के बारे में आपको क्या पढ़ना है। तो हर एक पॉइंट को समझाने का प्रयास करेंगे। धर्म ग्रंथ में आपको पढ़ना है वेद, वेदांग, और पढ़ेंगे वेद वेदांग, पुराण, पुराण, और पढ़ेंगे चला उपनिषद,
उपनिषद। इतना हम लोग पढ़ेंगे, 1 2 और 3 और 4, इतना धर्म ग्रंथ में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ऐतिहासिक में क्या क्या पढ़ना है, यानी कि सेकंड वाला पार्ट में आपको पढ़ना है जातक, आगम, तीसरा अष्टाध्यायी, चौथा पढ़ेंगे कौची, राज तरंगिणी, जिसका कलहन से विवरण है, राज तरंगिणी, ये सब आपको पढ़ना है। ऐतिहासिक में पढ़ना है। विदेशी यात्री में पढ़ेंगे चीनी यात्री कैसे आता है, और दूसरा में पढ़ेंगे अरबी, तीसरा में पढ़ेंगे यूनानी पढ़ेंगे। इतना आपको याद करते हुए चलना है चेला। ठीक है, इतना आप लोग को याद करते हुए चलना है बहुत अच्छी तरह से। यूनान रोमन है, रोमन हाँ, यूनान रोमन। पिल्लू जो है ना बहुत दिक्कत करता है। इतना आप लोग को अच्छी तरह से गौर फरमाना है। अब ध्यान देना चेला, अब ध्यान देना है कि इस तरह से डिवाइड कर दीजिए प्राचीन इतिहास के। अब क्या है ना, सबसे पहले आपको ये जानकारी प्राप्त करना है चेला, हमको बताना ही चाहिए था पहले कि जो भारत जो है ना, नाम कैसे पड़ा भारत, तो राजा जो है ना, राजा भरत के नाम पर भारत पड़ा है, राजा भरत के नाम पर ही भारत पड़ा है। ये आज अच्छी तरह से जान गए हैं, है ना। तो अब ध्यान देना है कि इंडिया कैसे पड़ा है। इंडिया कैसे पड़ा है, हाँ, इंडिया कैसे पड़ा है। इंडिया देख लो ना दोस्त, इंडिया कैसे पड़ा है, अब समझेंगे। इंडिया नाम कैसे पड़ा है, हाँ बताएंगे। यूनानों के द्वारा इंडिया नाम पड़ा है। इतना आप लोग को समझते हुए चलना है कि ना चला। कहानी तो मजेदार बन जाता है और हर एक पॉइंट को याद करते चलना है और समझना है चला। कहते हैं ना कि छोटे छोटे आपको जो प्रश्न होते हैं ना, वही तो मेरिट लगाने में पिछड़ापन करता है, और वे छोटे छोटे आपको क्वेश्चन को धड़ के चलना है। जब छोटका मालूम है तो बड़का भी मालूम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि पहले बड़का मालूम करेंगे तो फिर छोटका मालूम करेंगे और मेरे पास सब याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है चेला। आपको खुद छोटका याद करना होगा, तब जाके बड़का याद होगा। जब छोटा सीढ़ी बरियार न रहेगा नीचे वाला, तो ऊपर क्या कीजिएगा। ऊपर बरियार करने से थोड़े है कि आदमी चढ़ ही जाएगा। ऊपर बरियार करेंगे तो चढ़ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। नीचे वाला सीढ़ी को
मजबूत करना होगा, तब जाकर ऊपर चढ़िएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा है? हिंदुस्तान मुस्लिमों के द्वारा पड़ा है, मुस्लिमों के द्वारा पड़ा है। ये पल जो है ना, आपको याद करते हुए चलना है। ये जो पल है आपको याद करते हुए चलना है। ये पल ऐसा माना जाता है कि मत कहिए चला। बहुत प्रश्न आपको पूछता है, हर एक कहानी पूछता है, तो आपको याद करते हुए चलना है। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के चलकर समंदर भी आएगा। थक के मत बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल की मजा भी आएगा। तो इतना आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आप लोग के। एक बंदे ने कमेंट में डाल रखा है कि सर खान सर के शादी में आप नहीं गए थे। खान सर के शादी में छठू सबके जाना उचित नहीं बनता है, और ऐसे भी उनके द्वारा कोई स्वरूप नहीं है, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, ना उनको हम जानते हैं ना हमको वे जानते हैं, तो कैसे हो सकता है। तो बिना पूछे हुए चले जाना कहीं भी, ये तो गलत बात है ना चेला। इसलिए किसी को तवज्जो भी देना उचित नहीं बनता है। तो ये सब आप लोग सोचिए, समझिए, तभी नहीं आगे बढ़िएगा। तो ये सब छोटा छोटा जो प्रश्न उठाते हैं ना, रहमान सर का भी नहीं पूछा गया। एक इंटरव्यू में रहमान सर के मैंने देखा है, वे मेरे गुरु हैं, और उनका भी नहीं पूछा जाता है। तो खुशियाँ उनका था, खान सर के हैं, नहीं पूछे हैं तो नहीं गए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर एक मीडिया वाला के देख रहे हैं कि माइक्रोफोन लेकर मुंह पर उनको रख रहे हैं कि बोलिए ना, बोलिए ना, निगेटिव बात कभी बोला जाएगा गुस्सा में तो बताइए, राजनीतिक है। तो ये सब आप लोग को पूछने का अधिकार भी नहीं है, आप पूछ भी नहीं सकते हैं। तो ये सब आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं। किसी को तवज्जो देना उचित नहीं बनता है चेला। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही चर्चा करें। हर एक प्रश्न हमसे पूछे, हम आपको जवाब देने का काम करेंगे। और आलतू फालतू ये पूछना, यहाँ न गए, यहाँ नहीं गए, यहाँ क्यों न गए, काहे न गए, ये खुद तो हम न जानते हैं। हम ही न जान सकते हैं कि मेरे बारे में आप पहले ही जान रहे हैं। तो इसलिए किसी को तवज्जो भी देना उचित नहीं बनता है। तो ये ध्यान देना है, अब समझना है। हर एक पॉइंट को समझेंगे। अब पढ़ेंगे वेद। अब क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे वेद। ये कहानी को पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा कि वेद क्या है। वेद सबसे पहले ये वेद का विवरण देने वाला व्यक्ति का नाम याद रखना है। विवरण किसने दिया था ये पहले याद कीजिए। वे इतिहास के पन्ना में महर्षि कृष्णदेवराय
हाँ, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास आपको इतना उतारते हुए चलना है इनके बारे में, है ना। वेद का विवरण देने वाले महर्षि कृष्ण द्वैपायन आपका वेद व्यास हैं, जो ज्ञान की उत्पत्ति दिए थे। आइए ना, हमारे बिहार में वेद कितने प्रकार के हैं, है ना। वेद कितने प्रकार के हैं, तो आपको लिखना है कि वेद आपका 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं चेला? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है उस इतिहास में कि पहला वेद आपका ऋग्वेद माना जाता है। ऋग्वेद आपको याद रखना है चेला, ऋग्वेद पहला वेद है, सबसे पुराना वेद माना जाता है, सबसे अच्छा वेद माना जाता है, सबसे शुद्ध वेद माना जाता है। अब समझेंगे दूसरा वेद आपका कौन है? यजुर्वेद। यजुर्वेद है, यजुर्वेद, है ना। यजुर्वेद को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, बहुत कहानी मज़ेदार बन जाता है चेला, हर एक पॉइंट को समझेंगे। यजुर्वेद है। अब तीसरा समझेंगे कौन सी वेद है? तीसरा सामवेद नाम से जानते हैं, जिसका संगीत का विवरण मिलता है, उसी को नाम से हम लोग सामवेद के नाम से जानते हैं चेला। अब समझेंगे चौथा, जानेंगे चौथा में क्या मिलता है चेला? तो कुछ नहीं मिलता है। चौथा आपका अर्थवेद है, अथर्ववेद है, अथर्ववेद है। ये आपका चौथा वेद माना जाता है। और अच्छी तरह से आपको याद रखना है कि वेद 4 प्रकार के हैं, वेदांग आपका 6 प्रकार के। कन्फ्यूज नहीं होना है, कन्फ्यूज हुए तो आप इंदार में गिर गए। इसीलिए आपको याद करवाया जा रहा है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद 4 वेद रखा गया है चेला। और चारों वेद को आपको याद करते हुए चलना है। इतिहास के पन्नों में छापा जाएगा प्रश्न कि सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है, तो आपको इतिहास के पन्ना में लिखना होगा भविष्य बनाने के लिए कि ऋग्वेद होगा। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। सबसे पुराना वेद माना जाता है, पुराना वेद माना जाता है, सबसे पुराना वेद। और सबसे नया वेद माना जाता है अथर्ववेद को, नया वेद माना जाता है। सबसे पहले एक बात याद रखना चेला कि जिंदगी में बिना मेहनती करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको कोई साथ देगा तो सिर्फ माता पिता देंगे। आपको सिवा माता पिता के सिवाय और कोई दे ही नहीं सकते हैं। नहीं यार देंगे, 2 यार दे सकते हैं, और नहीं आपका फैमिली में के कोई रिश्तेदार दे सकते हैं, या फैमिली में के कोई देगा। ऐसा नहीं होता है, कोई साथ देने वाला धरती पर है ही नहीं। सिर्फ माता और पिता के अलावे भाई भी अलग हो जाते हैं, कभी रिश्तेदार में के अलग हो जाते हैं। सिर्फ ये कराता है, पैसा कराता है। तो इसलिए जब आपके पास रहेगा तो आपके पूरा फैमिली साथ देगा, आपके पूरा खानदान साथ देगा कि नहीं उससे रिश्तेदारी रखना है तो रखना है।
अगर आपके पास कुछ क्षमता एडवर्सिटी है ही नहीं तो आपको कोई धरती पे पूछने वाला माता पिता के अलावा कोई है ही नहीं। तो ये बात ध्यान से देना है और ये सब वेद का उपवेद याद रखना है। उपवेद याद रखना है। पहला को समझेंगे उपवेद में। पहला उपवेद के नाम से समझना है आयुर्वेद। पहला को आयुर्वेद। सेकंड में याद रखना है अनुवेद। और याद रखना है चेला, तीसरा याद रखना है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। चौथा याद रखना है चेला। ये सब याद करते हुए आपको चलना है, तब हम आपको साथ देंगे। चौथा याद रखना है शिल्पी वेद। शिल्प वेद। शिल्प वेद। इतना आपको सारे नोट्स करते हुए चलना है। और हाँ चला, ये सब उपवेद हैं और ये सब आपको वेद हैं। तो ये इसी का ना वेदवे का ना उपवेद निकलेगा। तो इसका इससे कनेक्टिंग प्यार हो गया, इससे मोहब्बत हो गया, इससे इंसानियत के नाते मोहब्बत हुआ और इससे लगातार मोहब्बत हुआ। तो इतना याद रखना है। हाँ, एक बात सुनने का प्रयास करना है, गौर से सुनना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बंदा कमेंट कर रहा है तो मैं इनको जवाब ही दे दूँगा अच्छी तरह से। सोशल मीडिया है। अब ध्यान देना, इतना तक आपको समझ में आ गया है। अब अच्छी तरह से इतना तो पाठ है। उपवेद मैंने निकाला, वेद निकाला, अब निकालूंगा कि ऋग्वेद का विवरण। ऋग्वेद में क्या क्या विवरण है, यज्ञ का विवरण ऋग्वेद में ही मिलते हैं, है ना। तो आइए ना हमारे बिहार में, तो ये बात ध्यान देंगे। ऋग्वेद, ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद में इतना याद रखना है कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं और 1028 गो सूक्त हैं। इतना आपको याद करते हुए चलना है चला। ऋचाएं कितना है? 10,000। हाँ, 10,000 याद करते हुए चलना है। 462 ऋचाएं हैं। ऋचाएं इतना आपको नोट करते हुए चलना है चला। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी मिलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छी तरह से आप लोग याद करते हुए चलना है। हाँ, ये सब आपको अच्छी तरह से याद करना है। 10वां मंडल में पुरुष का विवरण मिलता है। पुरुष का विवरण। हाँ, इतना आपको याद करते हुए चलना है। हर एक पल को समझाते हुए चलेंगे।
और 9वां मंडल में याद रखना है, 9वां मंडल में सोम देवता का विवरण मिलता है। सोम देवता, 9वां मंडल में सोम देवता का विवरण मिलता है। इतना याद रखना है ना। और याद करेंगे, बिल्कुल 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 याद करते हुए चलना है पार्टनर। और 8वां में बस इतना ही याद रखना है। 8वां में हस्तलिखित का विवरण मिलता है आपको 8वां में, है ना। और पढ़ने की प्रक्रिया को कौची कहा जाएगा? पढ़ना होत कहा जाता है। तो इतना आपको नोट करते हुए चलना है बहुत बारीकी से, और आप लोग मेहनत करते जाइए। बस हम यही आप लोग से दुआ करेंगे कि फल के टेंशन ना रखें, सिर्फ मेहनत पर ही याद करें। अब समझेंगे विक्रम संवत। विक्रम संवत, और नेक्स्ट याद रखेंगे शक संवत। आगे याद रखेंगे हिजरी संवत। और यहीं पर एक और याद रखेंगे गुप्त संवत। इतना आपको याद करते हुए चलना है चेला। गुप्त संवत, हिजरी संवत, शक संवत और विक्रम संवत। ये आया था 57 BC माना जाता है, 58 BC में माना जाता है आपका। इसका मतलब ये होता है BC मतलब ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व, है ना। ईसा पूर्व माना जाता है कि ना चला। अब समझेंगे शक संवत में, समझेंगे शक संवत क्या है, कब आया था? 78 ईस्वी में आया था। 78 ईस्वी में आया था, ये बात याद रखना है। गुप्त संवत 319 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी तक का विवरण मिलता है। गुप्त संवत में विवरण मिलता है। और हिजरी संवत में 622 ईस्वी में मिलता है। ईस्वी प्रारंभ होता है शून्य ईस्वी किससे प्रारंभ होता है आप लोग बताएंगे, है ना। ईसा मसीह के ईस्वी से, ईसा मसीह के ईस्वी से। अब ध्यान देना है, यहाँ तक आप लोग को नोट करते हुए चलना है, मोहब्बत से, दिल से, प्यार से, अच्छे से और इंसानियत के नाते से। तो इतना आप लोग गौर फरमाना चला। अब ध्यान से समझते हुए चलना है और अच्छी तरह से समझना है कि तहे दिल से कि शक संवत और हिजरी संवत का अंतर कितना होता है। आगे समझेंगे कि शक संवत और हिजरी संवत, ये वाला शक संवत और हिजरी संवत में आपका अंतर क्या है देखना पार्टनर। शक संवत और हिजरी संवत का अंतर क्या है? कितना है चेला ये बता दो पहले। ये समझेंगे हिजरी संवत वाला ला दो पहले, 622 है। और फिर शक संवत
माइनस करो 12 और 4 और 11, 7 4 11, 544 ईस्वी। इतना ही के तो अंतर चलेगा। अंतर निकालने के लिए देता है यहाँ से, तो मैंने निकाल देंगे यहाँ से अच्छी तरह से, ठीक है। और आप लोग नोट्स करते हुए चलेंगे। हाँ, आप लोग नोट्स करते हुए चलेंगे। अजुर्वेद में समझेंगे, अजुर्वेद आप समझेंगे। अजुर्वेद अजुर्वेद वैद आप लोग समझेंगे। हर एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे, ताकि जब लोग समझ सकते हैं तो आप क्या चीज़ हैं। इसमें उपवेद में, उपवेद क्या होता है? उपवेद क्या है इसका? अनुवेद है, अनुवेद है कि ना चला? अनुवेद है। और याद रखेंगे अजुर्वेद जो है ना, आइए ना, हमारे बिहार में कहते हैं ना कि मेहनत तो करना ही पड़ेगा, चाहे पसीना छूटे या तो पानी, दोनों तो एक ही है। चला, अब देखेंगे अजुर्वेद, उपवेद, अनुवेद होता है अजुर्वेद के। इसमें गद्य एवं पद्य का विवरण मिलता है। गद्य एवं पद्य का विवरण मिलता है। यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब समझेंगे हम लोग सामवेद, आगे लिख समझेंगे सामवेद। हाँ, सामवेद में आपका उपवेद क्या होता है? उपवेद आपको होता है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद, गंधर्व वेद होता है उपवेद, ठीक है, ये याद रखना है। इसमें सामवेद में संगीत का विवरण मिलता है, ये याद रखना है। संगीत का विवरण किसमें मिलता है? तो इसमें सामवेद में मिलता है। याद रखेंगे, सामवेद में संगीत का विवरण मिलता है। और याद रखेंगे एक और बच गया है, अथर्ववेद। हाँ, अर्थवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद में जादू टोना का विवरण मिलता है। जादू टोना का विवरण मिलता है। और याद रखेंगे लास्ट वाला अर्थ है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में अच्छी तरह से याद करेंगे। हाँ, अथर्ववेद में ही एक याद रखना है कन्यादान। कन्यादान का विवरण मिलता है। और नेक्स्ट दिन हम लोग समझेंगे वेदांग के बारे में समझेंगे। चला, वेदांग बहुत अच्छा है और यहाँ से प्रश्न उठते हैं ज़्यादा, और इतना आप लोग नोट्स करते हुए चलना है और अच्छी तरह से आप लोग शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो मेहनत जारी करना है, मेहनत हार मत मानना है, ताकि जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़। तो ये बात ध्यान देना है चला, और मेहनत बरकरार रखना है। तो मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी जज्बे के साथ। और यही टाइम याद रखना है 10 बजे चला। और जो आज नए जुड़े हैं
और चैनल को ना सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, अधिक मात्रा में शेयर कर दे। और मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ। थैंक यू दोस्तों।